बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल 2025। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में सियासी जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर को एक बार फिर से फजीहत का सामना करना पड़ा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बदलाव रैली का आयोजन किया था। दावा किया गया था कि रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। हालांकि सारे दावे हवाई साबित हो गए। दरअसल देश भर की राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति तय करने वाले प्रशांत किशोर ने बड़े ही अरमानों के साथ सियासत में कदम रखा था। शुरुआत के दिनों में तो उन्होंने पार्टी बनाने की बात को खारिज कर दिया था, लेकिन जब पदयात्रा के दौरान उन्हें लोगों का समर्थन मिला तो आखिरकार उन्होंने राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। हालांकि इस बीच राज्य में हुए उपचुनाव में ही उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इन उपचुनाव में वो अपना जलवा तो नहीं दिखा सके, लेकिन वोट कटवा की भूमिका में जरूर आ गए। लगातार फिसड्डी साबित होने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह किया। बिना जिला प्रशासन की इजाजत के सत्याग्रह करना उन्हें भारी पड़ गया और थाने से लेकर कोर्ट तक का चक्कर उन्हें काटना पड़ा। आखिरकार उनका सत्याग्रह पूरी तरह से फेल हो गया। दोस्तों कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कन्हैया कुमार के साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान और बिहार प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास समेत 30 से अधिक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के तहत पटना में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने उनकी यात्रा को राजपुर पुल के पास ही रोक दिया। कांग्रेस के इस यात्रा में राज्य भर के कार्यकर्ता आए हुए थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता यात्रा में मौजूद रहे। दोस्तों आरजेडी के विधायक रितलाल यादव के आवास समेत 2 ठिकानों पर पटना पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई AK-47 हथियार और अन्य अवैध सामग्रियों की मौजूदगी की सूचना पर की जा रही है। पुलिस ने कोतवा और अभियंता नगर इलाकों में विधायक के ठिकानों को निशाना बनाया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गई, जिसमें रितलाल यादव के आवास पर गंभीर अपराधों से जुड़े हथियार और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की मौजूदगी का संदेह जताया गया था। छापेमारी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने कोतवा और अभियंता नगर में विधायक के आवास और संबंधित परिसरों को पूरी तरह से घेर लिया है। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर कौतूहल और चर्चा का माहौल है। माना जा रहा है कि यह छापेमारी किसी बड़े आपराधिक मामले से जुड़ी हो सकती है। दोस्तों राजधानी पटना में 22 और 23 अप्रैल को वायुसेना के विशेष विमान सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा। उसके लिए तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में 22 अप्रैल को विद्यालयों की छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया गया है, ताकि छात्र छात्राएं भी सूर्य किरण विमानों का करतब देख सके। बता दें कि बिहार में इस आयोजन की पहल बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के विशेष आग्रह पर की गई है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। बिहार सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक में निर्णय हुआ है कि एयर सेना तीनों दिन 21 से 23 अप्रैल वायुसेना के लिए आरक्षित रहेगा। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की आने की संभावना है। 23 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। अब सफल सर्जरी के बाद स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन हाथ और पीठ के घाव अभी भी ठीक हो रहे हैं। मधुमेह के कारण घाव को ठीक होने में समय लग रहा है। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि पहले से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उन्हें छुट्टी मिल सकती है। लालू यादव के हाथ और पीठ के घाव ठीक नहीं हो रहे थे, इस वजह से उनकी सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी 3 अप्रैल को की गई थी। उसके बाद 5 अप्रैल को उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब फिर से रक्तचाप और शुगर लेवल में उतार चढ़ाव के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है। शुगर की बीमारी होने के कारण डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मधुमेह में अत्यधिक वृद्धि के कारण पैरों और पीठ पर घाव बढ़ गए हैं।
दोस्तों, पटना अब आधुनिक सेवाओं से लैस शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुगम आवागमन की नई सेवाओं की ओर तेजी से छलांग लगा रहा है। राजधानी से आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और निविदा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग का सेना सुरक्षा तटबंध को नई सड़क के रूप में विकसित करने की योजना है। जल संसाधन विभाग की ओर से सोन नदी के बाढ़ से बचाव के लिए 70 के दशक में विक्रम के सैदाबाद से मनेर होते हुए दानापुर के शहर तक कच्चा तटबंध का निर्माण कराया था। इस बांध की औसत चौड़ाई 5.5 मीटर और सतह से औसत 3 मीटर ऊंचा है। बक्सर पटना 4 लेन से परेब के निकट से सोन सुरक्षा बांध, अमनाबाद, कटेसर, होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र, आनंदपुर होते मनेर शिवला मोड़ को जोड़ती है। जल संसाधन विभाग की योजना है कि परेब के निकट पटना बक्सर 4 लेन से मनेर तक 11 किलोमीटर सोन सुरक्षा बांध को डबल लेन सड़क निर्माण से मनेर, बीटा, विक्रम, पालीगंज और अरवल के साथ कोइलवर की ओर से छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। इससे बीटा में जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी। प्रगति यात्रा के दौरान इस परियोजना को मुख्यमंत्री से शिलान्यास कराए जाने की तैयारी है। दोस्तों, पटना में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट शुक्रवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी चरम पर है। बिहार में कई सरकारें आई लेकिन युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर अब सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी नहीं चलेगी। सचिन पायलट ने कहा कि यह केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है बल्कि हर उस युवा का मुद्दा है जो रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि वह पलायन के कारणों को गंभीरता से ले और इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 सालों से मोदी सरकार और 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, इसलिए उन्हें जवाबदेही निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन चुनावी लाभ के लिए नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य के लिए है। चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता युवाओं के साथ बनी रहेगी। दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने शुक्रवार को नया अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात हो सकता है। गुरुवार को पहले ही बिहार में आंधी और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी और अब एक बार फिर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह माने। बिहार के नालंदा, पटना, भोजपुर जैसे जिलों में गुरुवार को हुई बारिश और वज्रपात ने कई जानें ले ली हैं। आज भी हालात गंभीर बने रहेंगे। IMD ने पटना, गया, सिवान, मुजफ्फरपुर, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को 40 से 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की, बिजली गिरने की और तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। लोगों को सलाह दी है कि वो पेड़ों के नीचे खड़े न हो, खुले मैदानों और ऊंची जगहों से दूर रहें। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त हो चुका है। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस अधिवेशन में शामिल हुए। बिहार आने के बाद गुरुवार 10 अप्रैल 2025 को उन्होंने पार्टी के गुजरात अधिवेशन में बनी रणनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने पर सहमति बनी है। सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारी है वो सभी को समान रूप से मिलेंगी। राजेश कुमार ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने बताया कि वो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को सशक्त बनाने जा रहे हैं और न्याय के पथ पर चलकर हम संघर्ष करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने बताया कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ है, नेता या कार्यकर्ता है, सभी अपने अपने इलाके में जाकर काम करें और जन अभियान चलाएं। वो लोगों के बीच जाकर उनका दर्द बांटें और सही मायने में आने वाले चुनावों की तैयारी करें। किसी को भी पटना घूमने की भी आवश्यकता नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्र में जाएं। साफ तौर पर ऐसा निर्देश दिया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने बताया है कि हम सभी को लक्ष्य मिला है कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करें और सभी जातियों को साथ लेकर चलें। हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में देश के कोने कोने से पार्टी नेता शामिल होने पहुंचे थे। इसमें सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे।
दोस्तों, राजधानी पटना के रामचक बैरिया में राज्य का पहला ठोस कचरा प्रबंध क्लस्टर बनाया जाएगा। यहाँ पटना के नगर निगम समेत आसपास के 11 शहरी निकायों के ठोस कचरे से बिजली, बायोगैस, खाद आदि बनाई जाएगी। इसके बाद भी जो विशेष बच जाएगा उसका इस्तेमाल लैंडफिल में किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस पूरी योजना पर 514 करोड़ 59 लाख की राशि खर्च की जाएगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने गुरुवार को विकास भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। मंत्री ने बताया है कि पटना के रामचक बैरिया स्थित भूमि पर 1600 टन कचरा प्रतिदिन के हिसाब से कचरे के प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए प्लांट आदि की व्यवस्था की जाएगी। लोक निजी भागीदारी PPP मोड पर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगले 2.5 साल में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। वर्तमान में नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का प्रतिशत काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पटना एवं उसके आसपास के 11 शहरी निकायों दानपुर, फतुहा, खगोल, फुलवाड़ी शरीफ, संपतचक, मनेर, मसूरी, भीटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर और पुनपुन के लिए एक विशेष प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जिस पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। दोस्तों, बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा में बड़ी धांधली सामने आई है। इस मामले के उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में अब तक 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। ये वैसे अभ्यर्थी है जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि सिपाही बहाली में नाम बदलकर एक से अधिक बार परीक्षा में बैठने वाले 550 से अधिक अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज कराया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस धांधली को पकड़ा है। नाम और फोटो के आधार पर फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान हो गई है। अब इस मामले में पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज की जा चुकी है। 1/2023 के तहत बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही के लिए 21,391 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी। इसके लिए कुल 17,87,720 आवेदन आए थे। सिपाही बहाली के लिए लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में ली गई थी। यह परीक्षा अलग अलग चरणों में हुई थी। 9 दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। दोस्तों, बिहार में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारियों के लिए वित्त सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुल 2363 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 17वीं BPSC परीक्षा के लिए प्राप्त कुल 2099 आवेदनों में से 1728 पात्र अभ्यर्थियों को 50-50 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसकी जानकारी मंगलवार को 8 अप्रैल 2025 को प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। वहीं UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए प्राप्त कुल 39 आवेदनों में से 21 अभ्यर्थियों को पात्रता अनुसार 1 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थियों के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी गई है। वहीं UPSC CDSE, CA, PFO, ND और NA परीक्षाओं के लिए प्राप्त कुल 33 आवेदनों के अंतर्गत आगे के चरणों की तैयारी के लिए हर अभ्यर्थी को 50-50 हजार रुपए की वित्त सहायता दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के पटना में TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से पूरक परिणाम घोषित करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष पहुंचे ये अभ्यर्थी फिर से अपनी मांगे रखते नजर आए। शिक्षा मंत्री सुनील सिंह की गाड़ी से एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी लटकी हुई थी, जिसको शिक्षा मंत्री की गाड़ी उस महिला को घसीटते हुए आगे बढ़ गई। दोस्तों, कारी मोहम्मद सोहेब ने जनता दल यू के नेताओं पर वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधेयक मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। राजद ने JPC के समक्ष मजबूती से विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करना शरीयत में हस्तक्षेप है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यकाल के कर्पूरी सभागार में विधान पार्षद कारी मोहम्मद सोहेब ने प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, मधु मंजीरी, अरुण कुमार यादव, मोहम्मद आरजू खान एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपेंद्र चंद्रवंशी की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनता दल यू के मुस्लिम नेताओं के दावे पर कहा है कि इन लोगों ने झूठ बोलकर बिहार और देश के लोगों को गुमराह किया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से JPC में 18 पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने दिल्ली में JPC के समक्ष राजद की ओर से सुझाव रखा और मजबूती से अपनी
अपनी बातें रखी, जबकि पटना में जेपीसी के समक्ष राजद की ओर से मैं स्वयं उपस्थित रहकर जेपीसी के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की बातों को मजबूती से रखा। दोस्तों, एटीएम कार्ड के सहारे बैंक के ग्राहकों के साथ फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है। ताजा मामला पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड टीवी टावर स्थित एसबीआई एटीएम सेंटर का है। बुधवार सुबह 7:30 बजे 4500 रुपए निकासी के दौरान सुल्तानगंज निवासी शिक्षक राजेश श्रीवास्तव को ठगों ने पहले झांसा दिया, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम कार्ड के सहारे 18,000 रुपए की निकासी कर ली। शिक्षक अपनी शिकायत लेकर निकट के एसबीआई ब्रांच गए थे। बैंक अधिकारी ने कहा कि ये एटीएम मशीन मेरे ब्रांच से जुड़ा नहीं है। उन्होंने एसबीआई हेड ऑफिस गांधी मैदान में स्कैम डिपार्टमेंट में लिखित शिकायत की सलाह दी। शिक्षक ने बताया कि एसबीआई एटीएम मशीन से 4500 रुपए की निकासी के बाद उनका पंजाब एंड सिंध बैंक का कार्ड अटक गया। इसके बाद ट्रांजैक्शन कैंसिल का बटन दबाकर 2-3 मिनट इंतजार किया। कार्ड को खींचने का प्रयास किया लेकिन कार्ड नहीं निकला। मशीन के पास एटीएम इंजीनियर का नंबर लिखा था। इस नंबर पर कॉल कर कार्ड के फंसने की जानकारी दी गई। वहीं यहां पर कार्ड नहीं रहने की भी शिकायत की गई। कॉल के दौरान कहा गया है कि 3 बार कैंसिल करें, फिर अपना पिन डालें और ग्रीन बटन दबाएं। इसके बाद मशीन ऑफ हो जाएगा, आपका कार्ड भी निकल जाएगा। ऐसा करने पर मशीन ऑफ नहीं हुआ। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक को सहेजने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष वोटरों को साधने के लिए अभी से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसके संकेत बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर अनुसूचित समाज के राजेश राम को दे दिया है। इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बिहार यात्रा में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से अनुसूचित समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट कर चुके हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने पार्टी की ओर से पूर्व में हुई गलतियों के लिए अनुसूचित समाज दिग्गज नेता एवं कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में अपना पक्ष स्पष्ट कर दूरगामी संदेश भी दिया था। इससे साफ है कि अपनी पुश्तैनी जमीन विशेषकर अनुसूचित वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां दमदार तरीके से मैदान में उतरने की है। कांग्रेस की बिसात को भांपते हुए अब भाजपा ने मंडल एवं जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर अंबेडकर जयंती को माध्यम बनाकर बड़े आयोजन की तैयारी का ताकत झोंक दी है। वहीं एक बार फिर लगभग 20% वोट बैंक को रिझाने के लिए गुरुवार को पार्टी की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण चुग के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। दोस्तों, बिहार के भागलपुर के चमकलाल नामक एक व्यक्ति ने अपने अंग दान करके और गुजरात के 6 लोगों की जान बचाकर आशा और मानवता की किरण बन गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि सूरत में क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले चमकलाल ने अंग दान क्यों किया। चमकलाल क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहे थे। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। गंभीर चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। असामयिक निधन के बाद अंगदान संस्थान में काम कर रहे लोगों ने चमकलाल के परिजनों से मुलाकात कर अंगदान की अपील की। इस एक फैसले से 6 व्यक्तियों को नया जीवन मिल गया। 28 मार्च को क्रेन से गिरने के बाद लाल को सूरत के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 1 अप्रैल को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अंगदान को बढ़ावा देने वाली संस्था डोनेट लाइफ के प्रतिनिधियों ने लाल के परिवार से संपर्क किया और अंगदान की संभावना पर चर्चा की। कुछ विचार विमर्श के बाद उनका परिवार 2 अप्रैल की सुबह उनके अंगदान के लिए राजी हो गया। सूरत से अहमदाबाद तक उनके शव को 2 घंटे के भीतर ले जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जहां उनकी किडनी, दिल, लीवर और आंखें दान की गई। पटना के दधीची देह दान समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे विमल जैन ने चमकलाल के शव को अहमदाबाद से भागलपुर वापस लाने की व्यवस्था की। दोस्तों, कटिहार के दलन में अचानक करीब 3000 से अधिक मुर्गियों की जान चली गई है, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत है। एक साथ इतनी संख्या में मुर्गियों की जान जाने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस बीमारी की पुष्टि नहीं की गई है। दलन मोहल्ला को मुर्गी पालन के हब जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 25 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म है। हर फार्म में हजारों की संख्या में मुर्गियां हैं। ऐसे में एक फार्म में 3000 मुर्गियों की जान जाने के बाद बाकी फार्म संचालकों के अंदर भी डर का माहौल बन गया है।
है। घटना की सूचना पर पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्म में मृत मुर्गियों की जांच की। हालांकि टीम के अधिकारियों को प्रारंभिक जांच में बर्ड फ्लू जैसे कोई भी लक्षण मुर्गियों में नहीं मिला। अधिकारियों ने सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए पटना भेज दिया है। बता दें कि बिहार में पटना, भागलपुर, जहानाबाद आदि जिलों में बर्ड फ्लू के मामले पहले से ही सामने आ चुके हैं। हालांकि कटिहार में अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया था, लेकिन दलहन में इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मुर्गियों की जान जाने के बाद मुर्गी पालक बर्ड फ्लू की आशंका जता रहे हैं। पोल्ट्री फार्म संचालकों का कहना है कि जिस तरह से मुर्गियों की जान गई है, कहीं न कहीं ये बर्ड फ्लू के लक्षण का ही संकेत है। दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है। बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है कि देश के 100 कम उत्पादक वाले जिलों में खेती को नई दिशा देना है। यह योजना कृषि उत्पादक में सुधार लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को किफायती वित्त सहायता दिलाने पर केंद्रित है। इसका सीधा लाभ करीब 1.7 करोड़ किसानों को मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार की एक व्यापक पहल है, जिसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां अब तक खेती में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक, अच्छी किस्म के बीज, बेहतर उर्वरक और समय पर वित्त सहायता मिल जाए तो ये जिले भी उन्नत कृषि मॉडल बन सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने प्रदेश में निवेशकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया है। ये योजना पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की 80 से अधिक बड़ी कंपनियां और 1200 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया है। इसका मकसद राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन भाषण में कहा है कि बिहार अब उद्योग और व्यापार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, शिक्षा, बिजली आपूर्ति और सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा राज्य पर बढ़ा है। इस आयोजन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, शिक्षा, IT, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। विभिन्न कंपनियों ने बिहार में निवेशकों के लिए MOU साइन की, जिनका कुल मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में राज्य में करीब 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सासाराम, गया और जमुई जिलों में नए चिड़ियाघरों, जू की स्थापना की योजना बनाई है। यह फैसला वन विभाग और पर्यटन विभाग की संयुक्त योजना के तहत लिया गया है। इससे न सिर्फ राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। वर्तमान में बिहार में केवल 2 प्रमुख चिड़ियाघर है, पटना जू, संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर जू सफारी, जो पर्यटन के लिहाज से बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा अररिया जिले में एक और चिड़ियाघर निर्माणाधीन है। नए प्रस्तावित चिड़ियाघर इन क्षेत्रों की जैविक विविधता और भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे। सासाराम में बनने वाला चिड़ियाघर कैमूर पहाड़ियों के पास होगा, जो प्राकृतिक रूप से वन्य जीवों के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। गया, जो पहले से ही धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, वहाँ चिड़ियाघर बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जमुई को बिहार का मिनी जंगल माना जाता है, जिससे ये इलाका वन्य जीवों के लिए एकदम सही है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सेवा ही पदाधिकारियों का मूल कर्तव्य है। वे शुक्रवार को भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में जिलों के अपर समाहर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। शिविर में विभाग के सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण सिंह एवं भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। सरावगी ने सभी अपर समाहर्ताओं से कहा कि जनता की सुविधा के लिए ही विभाग की सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन अभी उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि आपसे अपेक्षा है कि जिलों की कार्य प्रणाली में सुधार लाएं। अभी सर्वाधिक शिकायत दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस के मामलों में है। आकरण दाखिल खारिज बिहार लैंड मोटिशन के मामले में लंबित रखे जा रहे हैं। बिना उचित कारण के मामले रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कई जिलों में पेंडिंग केस बहुत अधिक है। परिमार्जन प्लस के मामलों में से 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके पश्चात एक रिजेक्ट कर दिया
जाता है। मंत्री ने कहा है कि भूमिहीनों को जमीन देने की योजना में भी तेजी लाने की जरूरत है। सभी गरीबों को उनका हक देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ये विभाग आम जनता के सरोकार का सबसे बड़ा विभाग है। निरीक्षण की फुलप्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फील्ड के अधिकारियों में भय का माहौल बने और प्रशासन जनता की भीड़ में कमी आए। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि मृत हो चुकी कांग्रेस की बिहार में ये अंतिम यात्रा है। इस यात्रा के बाद कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस जारी कर कहा कि कांग्रेस की अंतिम यात्रा भी पूरी तरह फ्लॉप हो गई। इस यात्रा में कहीं जन भागीदारी नहीं दिखी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी ही इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसके पलायन की बात कर रही है। कांग्रेस के नेता तो खुद दूसरी पार्टी में पलायन करने के लिए मौके की तलाश कर रहे हैं। इस यात्रा से कांग्रेस के नेताओं का पलायन रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जहां भी यात्रा निकाली वहां भाजपा और मजबूत हुई। कांग्रेस की यात्रा से एक कमल खिलने की स्थितियां और अनुकूल हो जाती है। श्री मिश्र ने कहा कि असल में कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है, इसलिए खुद अपने लिए रोजगार की तलाश कर रही है। दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए CJM पटना द्वारा 7/10/2024 को दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 406/2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता बबलू कुमार उर्फ बबलू प्रकाश के द्वारा जिला अधिकारी पर कथित रूप से बदसलूकी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बाद में एक परिवार पत्र भी दायर किया गया, जिसके आधार पर CJM ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। DM पटना की ओर से अधिवक्ता सूरज समदर्शी ने दलील दी है कि ये दुष्कर्म दुर्भाग्यपूर्ण है और एक जन सेवक के रूप में डॉक्टर सिंह द्वारा अतिक्रमण हटाने की सरकारी कार्रवाई के विरोध में जानबूझकर किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि CRPC की धारा 197/BNSS की धारा 228 के अनुसार किसी भी लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं ली गई है। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2025 को निर्धारित की है। साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पक्ष बबलू कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया गया है। शादी का झांसा देकर भरोसे का धोखा और फिर कैमरे में कैद हुई हैवानियत। किशनगंज की एक BA की छात्रा ने अपने आप बीती बताई। 4 महीने पहले जब वो अकेली थी, उसी वक्त आरोपी ने दोस्ती का फायदा उठाकर किया दुष्कर्म और बना डाला वीडियो। डर, धमकी और चुप्पी की साए में जी रही थी वो लड़की, लेकिन आखिरकार जुटाई हिम्मत और 22 मार्च को दर्ज कराई FIR। पुलिस ने दिखाई तत्परता। गुप्त सूचना पर बहादुरगंज से हो गया आरोपी गिरफ्तार और अब पूछताछ जारी है। क्या लड़की को मिलेगा न्याय? क्या समाज अब भी चुप रहेगा? आपकी आवाज ही उसकी ताकत है। कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर स्टूडेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर वह माता पिता तक ये वीडियो पहुंच जाए जो अपने बच्चे एवं बच्चियों का ख्याल खुद रख सके। तो चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से कि मामला क्या है। मामला यह है कि किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में एक BA की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 22 मार्च को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि आरोपी असलम उसके जान पहचान का था। उसने शादी का झांसा देकर छात्रा के परिवार से अच्छे संबंध बना लिए और 4 महीने पहले जब छात्रा घर पर अकेली थी, असलम ने उसके कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने इस घटना का वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने बताया कि जब उसने असलम से शादी की बात की और वीडियो का जिक्र किया तो उसने धमकी देकर बात करने से मना किया। काफी समय तक डरी रहने के बाद छात्रा ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर फरार चल रहे आरोपी असलम को उसके बहादुरगंज स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम।